नमस्कार। मैं शिव सागर सक्सेना आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कक्षाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे वाइगोट्स्की के सिद्धांत की बात करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए देखिएगा, बात करेंगे आज लेव वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की, या यही वाइगोट्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। देखिएगा, वाइगोट्स्की या यूँ कहें लेव वाइगोट्स्की सोवियत संघ रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1896 में हुआ और उनकी बहुत ही कम अवस्था अर्थात 1934 में उनकी डेथ हो गई जब वे 38 साल के थे। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनका बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया, बहुत सारी थ्योरी अधूरी रह गई, लेकिन उनकी जो थ्योरी सबसे ज़्यादा मशहूर है वो कंप्लीट थी और आज उस थ्योरी की वजह से वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और उनकी जो थ्योरी है, एक टीचर होने के नाते मेरा यह मानना है कि वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कक्षा में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो वाइगोट्स्की को फॉलो करके आप शिक्षा प्रक्रिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं और आसानी से बालक के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, वाइगोट्स्की की बात करें तो वाइगोट्स्की और जीन पियाजे का सिद्धांत एक ही है। वाइगोट्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है और पियाजे का सिद्धांत भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अर्थात दोनों का जो सिद्धांत है, दोनों की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। लेकिन आपने कई दफ़ा देखा होगा वाइगोट्स्की के सिद्धांत का एक नाम और आप सुनते हैं जिसे कहते हैं वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देखिएगा, इनके सिद्धांत का ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में बालक के संज्ञानात्मक विकास में बालक के समाज का, बालक की संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण रोल बताया है कि बालक जब जब अपने समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन करता है, अपनी सोसाइटी के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता है ना, तब उसका विकास होता है, सुनिश्चित होता है। लेकिन पियाजे का मानना था, पियाजे ने कहा कि बालक जब मैच्योर होता है तब उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो चूंकि वाइगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में समाज की भूमिका मानी है, संस्कृति की भूमिका मानी है, इसीलिए वाइगोट्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी है। और ये किस पे आधारित है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो देखिएगा, हम वाइगोट्स्की के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि जीन पियाजे और वाइगोट्स्की के बीच क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्योंकि प्रश्न कई दफ़ा इस तरह से ही आता है, एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट में किसी भी बालक की कोई एक्टिविटी की बात हो रही होगी, जैसे एक लड़की टी शर्ट पहन रही है और टी शर्ट पहनते समय अपने आप से बात कर रही है, तब इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वहाँ पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों के अपने अपने मत मिक्स करके दे रखे होंगे कि पियाजे इसे ये मानते और वाइगोट्स्की इसे ये मानते, तब आपको सही आंसर पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वाइगोट्स्की और पियाजे के बीच क्या अंतर है। तो देखिएगा, इनके अंतर की बात करेंगे, उसके बाद हम वाइगोट्स्की के सिद्धांत की बात करेंगे। तो वाइगोट्स्की के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा पियाजे ने क्या कहा। पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में परिपक्वता को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानने से मेरा आशय है कि पियाजे का कहना था कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो मैच्योर होता जाता है और उसका अपने आसपास की दुनिया के साथ, वो अपने आसपास के फिजिकल वर्ल्ड के साथ, अपने आसपास के भौतिक विश्व के साथ उसका अनुभव बढ़ता जाता है। और जब बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारी घटनाएं उसके संज्ञान में आती हैं तब उसका संज्ञानात्मक विकास सुनिश्चित होता है। पियाजे का मानना था कि बालक का संज्ञानात्मक विकास खुद होता है, उसमें किसी और की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वाइगोट्स्की का कहना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके समाज के, उसके संस्कृति की और उसके आसपास के जो लोग हैं जो उससे बड़े हैं या उससे अधिक ज्ञान रखते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो पहला बेसिक डिफरेंस यही हो गया कि पियाजे ने कहा है कि बालक की मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बालक जैसे जैसे चीज़ों को अपने संज्ञान में लेता है, जैसे जैसे चीज़ों को समझता जाता है, वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है। लेकिन वाइगोट्स्की का कहना है कि एक समाज और संस्कृति बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला पॉइंट देखेगा कि सोवियत रूस के निवासी थे, 1896 में इनका जन्म हुआ बेलारूस में और 1934 मॉस्को में इनका डेथ हुआ। 38 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। दूसरी चीज़, पियाजे से प्रभावित तो थे
है ना, जीन पियाजे से प्रभावित थे, लेकिन इनके भी सैद्धांतिक मतभेद थे। तो देखिएगा, पहला मतभेद मैंने बताया आपको कि पियाजे ने क्या कहा अपने सिद्धांत में, किसे महत्वपूर्ण माना है, परिपक्वता को, मैच्योरिटी को, कि बालक जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास होता जाएगा। लेकिन वाइगोट्स्की ने किसे, भाषा तथा सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं को, है ना, भाषा और सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं को, वाइगोट्स्की ने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने भाषा को एक औजार के रूप में कहा है कि भाषा बालक के लिए एक औजार का काम करती है और उस औजार की मदद से बालक का विकास सुनिश्चित होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं या अंत्य क्रियाएं, जिसे कहते हैं सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि पियाजे ने कहा कि बालक की मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक जैसे बड़ा होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, उसका संज्ञानात्मक विकास स्वतः होता जाएगा, उसमें किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। और पियाजे ने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना है, पियाजे ने भाषा को बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं माना है, जबकि वाइगोट्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। और इसके अलावा वाइगोट्स्की का कहना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसकी जो समाज के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, समाज के साथ जो घुल मिल रहा है, सामाजिक क्रियाएं कर रहा है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो पहला अंतर आपने देखा। दूसरा अंतर, पियाजे कल्चर को अर्थात संस्कृति और टीचर को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। पियाजे कहना है कि संस्कृति अर्थात बच्चे की जो कल्चर है वो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती और ना ही टीचर की कोई ख़ास भूमिका है, क्योंकि पियाजे ये कह रहे हैं कि बालक तो अपने आप सीखेगा, किसी और का कोई हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे जैसे वस्तुएं बालक के संज्ञान में आती जाएंगी वो सीखता जाएगा। लेकिन वाइगोट्स्की इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोट्स्की कहना है कि संस्कृति और शिक्षक बालक के संज्ञानात्मक विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि बालक जिस कल्चर में रह रहा है, जिस प्रकार की संस्कृति उसकी है, संस्कृति से बालक बहुत कुछ सीखता है और बालक को सिखाने में उसके शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। शिक्षक करता क्या है कि बालक को सीखने लायक एक माहौल तैयार करके देता है, सीखने लायक एक माहौल तैयार करके देता है। और बालक को क्या करता है, वो जहाँ उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मान लीजिए बालक को एक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन उसको सॉल्व करने हैं, तो वहाँ टीचर उसकी हेल्प करेगा टेम्परेरी तौर से, ठीक है, अस्थायी तौर पे हेल्प करेगा। और जब बालक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को करना सीख जाएंगे तो फिर वो हेल्प हट जाएगी। अब चूंकि बालक अपने आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, तो वाइगोट्स्की कल्चर अर्थात संस्कृति और किसे, शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि पियाजे इनको महत्वपूर्ण नहीं मानते। पियाजे निजी संभाषण प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच, इसका मतलब क्या है पहले ये समझिएगा। एक बालक है और कोई काम कर रहा है, यूनिफॉर्म पहनना और अपने आप से बात करता जा रहा है ना, अपने मन ही मन में बात करता जा रहा है, कुछ ना कुछ सोचता जा रहा है, कुछ कहता जा रहा है या कुछ ना कुछ बोल रहा है, धीरे धीरे अपने आप से बोल रहा है। इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच, कि जब कोई व्यक्ति, चाहे उसकी आवाज़ आ रही हो कि वो बोल रहा हो, हम सुनने या कुछ बोल रहा है, ये किसी और से बात नहीं कर रहा, अपने आप से बोल रहा है, या वो मन ही मन में अपने आप से बात कर रहा हो, करते हैं ना हम लोग कि यार मैं ऐसे करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, तो अपने आप से बात करते समय हम मन ही मन में कुछ सेंटेंस चल रहे होते हैं ना, इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच या कहते हैं इनर स्पीच। तो पियाजे प्राइवेट स्पीच, इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट स्पीच और या इनर स्पीच, है ना, प्राइवेट स्पीच निजी संभाषण या इनर स्पीच जिसे कहते हैं हम आंतरिक संभाषण। पियाजे इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। पियाजे का कहना है ये सब आत्म केंद्रित है, क्योंकि ये अपने आप को बालक बहुत महत्वपूर्ण समझता है, इसलिए अपने आप से बात कर रहा है। यानी कि पियाजे निजी संभाषण दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जबकि वाइगोट्स्की कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच अर्थात निजी संभाषण वाइगोट्स्की के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। और वाइगोट्स्की का कहना है कि बालक अपने कामों को दिशा देने के लिए, अपने कामों को, है ना, अपने आप को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो साफ लिखा हुआ, पियाजे निजी संभाषण को अपरिपक्व, है ना, अपरिपक्व मानते हैं कि ये बेकार में बात कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। वह आत्म केंद्रित अर्थात ईगो सेंट्रिक मानते हैं, जबकि वाइगोट्स्की इसे महत्वपूर्ण व चिंतन का प्रमुख साधन मानते हैं, ठीक है ना, और अपने कार्यों को दिशा देने वाला मानते हैं, अपने कार्यों को दिशा देने वाला मानते हैं कि जब बालक अपने आप से बात कर रहा होता है तो पियाजे से इंपॉर्टेंट नहीं मानते, जबकि वाइगोट्स्की का कहना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बालक अपने कार्यों को दिशा देने के लिए अपने आप से बात करता है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। सीटेट की परीक्षा में आया है, किस वर्ष आया है मुझे याद नहीं, जब मैं प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा तो ये प्रश्न आपके सामने होगा, मैं अभी बता देता हूँ। एक लड़की टी शर्ट पहनते हुए अपने आप से बात कर रही है, एक लड़की टी शर्ट पहनते हुए अपने आप से बात कर रही है। उसकी इस एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है जिसमें लिखा होता है कि पियाजे इसे आत्मकेंद्रित और
कम महत्वपूर्ण मानते। पियाजे के अनुसार अगर वो अपने आप से बात कर रही है तो ये अपरिपक्व है और आत्मकेंद्रित है, इसका कोई महत्व नहीं है। जबकि वाइगोट्स्की क्या कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है और ये लड़की अपने काम को दिशा देने के लिए, अपने काम को सही दिशा देने के लिए अपने आप से बात कर रही है। तो पियाजे निजी संभाषण को महत्वपूर्ण नहीं मानते, अपरिपक्व मानते हैं, है ना। इसके अलावा उसे वो क्या कहते हैं, उसका कोई उसकी वैल्यू नहीं है, आत्मकेंद्रित है ना, ईगोसेंट्रिक है। जबकि निजी संभाषण को वाइगोट्स्की क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत चिंतन का साधन मानते हैं कि अपने आप से बात करते समय बालक चिंतन करता जाता है और इसके अलावा बालक अपने काम को दिशा देने के लिए अपने आप से बात करता है। तो आपने 3 अंतर देखे। ध्यान रखिएगा, पियाजे ने विकास की अवस्थाओं पर बल दिया है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा, अगली लाइन से बनेगा। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मन विकास की अवस्थाओं का जिक्र किया है। 0 से 2 वर्ष तक आपने देखा था, है संवेदी परक अवस्था, सेंसरी मोटर। 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक, जिसे कहा था प्री ऑपरेशनल। उसके बाद 7 से 11 या 12 तक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक। और उसके बाद 12 से ऊपर या 12 से 15 तक फॉर्मुला ऑपरेशनल या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। तो 4 अवस्थाओं की बात की। 4 अवस्थाओं की बात करने का मतलब क्या था पियाजे का, कि हर अवस्था में बालक की कुछ ना कुछ उसका जैविक विकास होता है कि इतना बड़ा बालक है तो इस तरह की काम करेगा, इस तरह का चिंतन करेगा, इस तरह का संज्ञानात्मक विकास होगा। इससे बड़ा होगा, इस एज ग्रुप में होगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा, और बड़ा होगा संज्ञानात्मक विकास और लेवल पे आ जाएगा। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं बालक के जैविक विकास की बात की है, अपनी 4 अवस्थाओं की बात की है और हर अवस्था में दिखाया है कि जैसे जैसे बालक का जैविक विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता जाता है, अर्थात बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता जाता है। बालक बड़ा होता जाता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ता जाता है। यानी कि अवस्थाओं की बात की है और जैविक विकास की बात की है किसने, पियाजे ने। लेकिन वाइगोट्स्की ने ना तो अवस्थाओं की बात की है, और वाइगोट्स्की के सिद्धांत में आप किसी भी एज ग्रुप की बात नहीं करेंगे। अर्थात वाइगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में जैविक पहलू की उपेक्षा की है। जैविक पहलू से मेरा मतलब है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि बालक की इतनी एज होगी तो ऐसे सीखेगा, इतनी एज होगी तो ऐसे सीखेगा। यानी कि ये बहुत बड़ा अंतर है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है, वाइगोट्स्की ने नहीं बांटा। पियाजे ने अपने सिद्धांत की अवस्थाओं में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की है कि बालक इतना बड़ा होगा तो ऐसे सीखेगा, इतना बड़ा होगा तो ऐसे सीखेगा। लेकिन पियाजे ने जैविक पहलू की उपेक्षा की है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को बिल्कुल नेगलेक्ट किया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बालक का केवल सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पियाजे ने विकास की अवस्थाओं पर बल दिया है जबकि वाइगोट्स नहीं दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइगोट्स्की ने जैविक पहलू की उपेक्षा की है। जैविक पहलू से मतलब है अपने सिद्धांत पे उन्होंने कहीं भी उन्होंने एज का जिक्र नहीं किया है, ठीक है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे ये कहते हैं कि पहले विकास होगा फिर लर्निंग होगी। पियाजे का कहना है कि डेवलपमेंट पहले होगा बाद में लर्निंग होगी, यानी कि विकास पहले होगा और अधिगम बाद में होगा। जबकि वाइगोट्स्की उल्टा कहते हैं। वाइगोट्स्की का कहना है कि पहले लर्निंग होगी तब डेवलपमेंट होगा, यानी कि बालक पहले सीखेगा उसके बाद उसका विकास होगा, है ना। पहले सीखेगा फिर विकास होगा। मैं एक टीचर के तौर पे मैं वाइगोट्स्की के साथ हूँ कि वाइगोट्स्की जो कह रहे हैं वो सही है कि सीखेगा तभी तो विकास होगा ना। सीखेगा, सीख लिया इसका मतलब विकास हो गया, है ना। तो पियाजे कहते हैं कि पहले विकास फिर अधिगम, यानी कि पहले डेवलपमेंट उसके बाद फिर लर्निंग। जबकि वाइगोट्स्की कहते हैं पहले लर्निंग उसके बाद डेवलपमेंट। और उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे जैसे लर्निंग होती जाती है विकास होता जाता है और लर्निंग से विकास प्रेरित होता है। जैसी लर्निंग होगी विकास उससे क्या होगा, मोटिवेट होगा और तेजी से विकास होगा। तो ध्यान रखिएगा, पियाजे ने कहा है पहले विकास फिर अधिगम, वाइगोट्स्की कहना है कि पहले अधिगम फिर विकास, और कहा है विकास अधिगम से प्रेरित होता है, ठीक है ना। इसके अलावा पियाजे ने वही बात कही है कि बालक अपने भौतिक वातावरण के साथ अनुभव के बाद स्वयं सीखता है ना। जैसे जैसे उसका अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसका अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन यानी कि अपने आसपास के भौतिक विश्व के साथ उसका अनुभव बढ़ता जाता है, वह खुद सीखता जाता है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। जबकि वाइगोट्स्की कहते हैं कि बालक अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया से सीखता है। किससे? अपने आसपास के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ जो क्रियाएं करेगा, अन्योन्य क्रियाएं करेगा, इंटरेक्शन करेगा, उसके माध्यम से सीखता है। और बालक के विकास में अर्थात बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके आसपास उसके समवयस्क का मतलब है हम उम्र लोग
और वयस्क अर्थात उससे थोड़े से बड़े लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आपने देखा कई प्रकार का यहाँ पे आपने देखा डिफरेंसेस देखा कि भाषा को किसने महत्वपूर्ण माना है, किसने नहीं माना है ना, किस किस तरह सिद्धांत में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब देखिए बात करते हैं वाइगोट्स्की के सिद्धांत की बात करते हैं। अब ये आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा और प्रश्न किसी प्रकार से आपके छूटेंगे नहीं। देखिए वाइगोट्स सिद्धांत में सबसे पहली चीज़ कौन सी, सामाजिक अंतः क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि वाइगोट्स्की के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें वाइगोट्स्की ने किस पे ज़्यादा बल दिया है, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अंतः क्रियाएं, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन है ना, बालक जब अपने समाज संस्कृति के साथ इन्वॉल्व होता है, इंटरेक्ट करता है, उससे उसका विकास प्रभावित होता है। इसीलिए वाइगोट्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा वाइगोट्स्की ने एक शब्द यूज किया है सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम जिसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। सहयोगात्मक अधिगम का मतलब क्या है कि बालक एक दूसरे के सहयोग से सीखता है। अब सहयोग से सीखने के लिए हो सकता है कि एक शिक्षक उसे सिखा रहा हो सकता है अपने सहपाठी के साथ वो पीयर ट्यूरिंग कर रहा हो, पीयर लर्निंग कर रहा हो। देखा होगा आपने स्कूल में बच्चे होते हैं तो एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि मेरा मैथ सही नहीं है, मैं तुम्हें मैथ की कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ तो मुझे इंग्लिश बता दो, या किसी भी एक विषय में एक चैप्टर किसी का ज़्यादा बेटर है, एक चैप्टर किसी दूसरे बच्चे का ज़्यादा बेटर है, तो एक दूसरे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहयोगात्मक अधिगम कहलाती है, इसे कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहा है, वयस्कों व समवयस्कों की सहायता से विकास। वही बात है कि बालक का जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है, वयस्कों अर्थात जो एडल्ट उसके आसपास हैं, जो बड़े हैं, सीनियर हैं, और किसकी, समवयस्कों की सहायता। समवयस्क का मतलब है हम उम्र लोग, हम उम्र जो बच्चे उसके साथ हैं, कोई उसका साथी है और वो किसी एक चीज़ या दो चीज़ों में उससे ज़्यादा बेहतर है तो बालक उससे भी वो सीख सकता है, अर्थात वयस्कों और समवयस्कों की सहायता से विकास होता है। अब ध्यान रखिएगा वाइगोट्स्की के सिद्धांत के कुछ प्रमुख घटक हैं, इनकी बात करेंगे। कुछ प्रमुख घटक हैं। पहला घटक है सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन। सही बात है, सबसे पहला महत्वपूर्ण घटक क्या है वाइगोट्स्की के सिद्धांत का, सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, अर्थात बालक अपने समाज के साथ जब इंटरेक्शन करता है तब उसका विकास होता है। संस्कृति, कल्चर एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। हो सकता है कि आप ऐसे किसी कल्चर में रह रहे हो जहाँ लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, है ना, बहुत कम एक दूसरे से मिलते हैं और लोग अपने घरों तक सीमित रहते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, बहुत ज़्यादा त्यौहार इत्यादि नहीं मनाए जाते। और दूसरा बालक ऐसी जगह रहता है जहाँ के कल्चर में लोग एक दूसरे से मेल मिलाप ज़्यादा होता है। जैसे आपने गाँव में अक्सर देखा होगा, गाँव का शहर का एग्जाम्पल लेते हैं कि गांव का कल्चर ये होता है कि सब लोग रोज़ाना, आप किसी गांव रह रहे हो तो आपका एक दिन में सुबह से शाम तक लगभग आप गांव के हर व्यक्ति से मिल लिए होते हो। गांव इतना छोटा होता है और लोग इतने खुले हुए होते हैं कि हर एक दूसरे से आपका सुबह से लेकर शाम तक राम राम दुआ सलाम होती रहती है, उनसे आप मिलते रहते हैं। शहर में आप देखेंगे कि आपका जो पड़ोसी है, महीनों आपकी उससे मुलाकात नहीं होती, आप उसे देख नहीं पाते। तो आपकी संस्कृति कैसी है, बालक किस प्रकार की संस्कृति में रह रहा है, उस संस्कृति के माध्यम से भी बालक के विकास पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो बालक इस वाइगोट्स्की के सिद्धांत के प्रमुख घटक आपने देखा, सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, संस्कृति, भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट माना है और भाषा को उन्होंने क्या कहा है, भाषा एक औजार है, एक टूल है जो बालक के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दो देखेंगे, जेडपीडी और ढांचा निर्माण, है ना। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ढांचा निर्माण जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, हिंदी में पाड़ या मचान कहते हैं, बताऊंगा। और एक तीसरा टर्म है एमकेओ, जिसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, इसकी बात करेंगे। तो आपने देखा सिद्धांत के प्रमुख घटक ये आप समझते ही हैं, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर आप समझते हैं, भाषा आपको पता ही है कि चिंतन का साधन है और एक औजार के रूप में काम करता है। बिना भाषा के आप अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अब देखिएगा जेडपीडी की बात करते हैं। जेडपीडी क्या है, इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। होता क्या है, देखिएगा जोन का मतलब क्षेत्र, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट संभावित विकास का क्षेत्र। कैसे, एक बालक है वो कोई क्रिया अपने आप कर सकता है, और उस एक्टिविटी का जो अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, वो नहीं कर सकता। एक एक्टिविटी का जो नेक्स्ट लेवल है वो नहीं कर सकता। कैसे, एक बालक है, उसके पास छोटी साइकिल है और वो साइकिल चलाना नहीं जानता है, वो साइकिल पकड़ेगा और उसको पैदल लेके चला जाएगा, है ना। अब उसकी सीट पे बैठ कर उसको चला नहीं सकता,
है ना। तो यानी कि एक कंडीशन के बालक साइकिल पकड़ेगा हाथ से और चल देगा पैदल, और दूसरा लेवल क्या हो गया कि वो पैदल ना चले, साइकिल पे बैठे और उसको पैडल मार के चला के ले जाए। तो 2 लेवल हो गए कि एक लेवल तो वो कर सकता है और एक लेवल वो नहीं कर सकता। अब उसे बीच में हेल्प मिल गई उसके माँ बाप की, पापा की, दादा की, भाई की। क्या किया उन्होंने कि उसको हेल्प की और उसको सीट पे बिठाया और पीछे से साइकिल पकड़ ली और उसको चलवाना शुरू किया, है ना। चलवाना शुरू किया तो कुछ समय बाद वो बिना किसी मदद के साइकिल चलाना सीख जाती है। तो एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच की संभावना है कि अगर इसको थोड़ी सी हेल्प मिले तो ये साइकिल चलाना सीख सकती है। तो जो बीच का अंतर है कि बालक खुद कर सकता है और जो किसी की सहायता से कर सकता है। बालक जो खुद कर सकता है और जो किसी की सहायता से कर सकता है, उसके बीच का अंतर क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो बालक खुद कर सकता है और जो किसी की सहायता से कर सकता है, उसके बीच का अंतर क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कैसे? एक एग्जाम्पल और समझिए। आपने साइकिल वाला समझा, कैसे देखिएगा। बालक जब स्कूल में होते हैं तो हम जब इंग्लिश पढ़ाते हैं उन्हें, तो क्या होता है, छोटी छोटी उन्हें हम वर्ड सिखाते हैं, जैसे रैट, कैट, पैट, मैट, इस तरह सिखाते हैं ना। अब इन शब्द में आपने देखा कि पहले कंसोनेंट है, फिर एक वूवल है, फिर कंसोनेंट है। पहले एक व्यंजन है, फिर एक स्वर है, फिर एक व्यंजन है ना। रैट, कैट, पैट, मैट, बैट, हैट, है ना। ये सब आप देखते हैं। अब शब्द चेंज हो गया। पहला शब्द क्या था मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा कि यहाँ पे हम ZPD का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने साइकिल वाला, कि साइकिल पहले पैदल चला रहा था, अब किसी की सहायता से वो थोड़ी सहायता मिल जाए तो वो खुद चलाना सीख सकता है। तो बालक जो खुद कर सकता था और जो किसी की सहायता से कर सकता था, उसके बीच का क्षेत्र क्या था? ZPD। एक एग्जाम्पल और समझिए। बालक पढ़ना जानता है रैट, बालक पढ़ना जानता है कैट, सही है ना। इस तरह से बैट, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल है। पैट, यहाँ देखेंगे किस तरह से शब्द है ये, कि एक आपका व्यंजन है, एक और व्यंजन है, बीच में एक स्वर है, ठीक है ना। ठीक है, वूबल, ये कंसोनेंट, ये कंसोनेंट, सब में यही है। अब शब्द आ गया रेड, अब शब्द आ गया वेट, ठीक है ना। अब आ गया शब्द पेड, आ गया ना। बहुत सारे शब्द आप देखते हैं। तो यहाँ पे बालक क्या करेगा? क्या ठीक से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना, वो गलत पढ़ेगा। सिर्फ रैड पढ़ देगा, वैट पढ़ देगा, पैड पढ़ देगा, क्योंकि उसको वही आदत पड़ी हुई है, रैट, कैट, पैड, पैट, तो वो यही समझेगा। लेकिन उसको थोड़ा सा यहाँ हेल्प मिल जाए। कैसे? कि जब ए और आई बीच में आएंगे तो हमें कैसे पढ़ना? रेड, वेट, पेड। तो क्या हुआ कि इन शब्दों को वो खुद पढ़ पा रहा था, इनको वो किसी की सहायता से पढ़ पा रहा था। तो अंतर हो गया ना, कि जो वो खुद कर सकता है और जो किसी की सहायता से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र क्या हो गया? ZPD हो गया। अर्थात ZPD वह अंतर है, किस किस के बीच? अंतर है बिटवीन बालक स्वयं कर सके तथा किसी अन्य को हमने किया MKO, बात करते हैं MKO क्या है? किसी की सहायता से कर सके। यानी कि बालक जो खुद कर सकता है और जो किसी की सहायता से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र क्या होता है? ZPD होता है। आपने 2 एग्जाम्पल की सहायता से देखा। एक एग्जाम्पल और समझे मैथमेटिक्स में, कि बालक छोटे छोटे एडिशन खुद कर लेता है, जिसमें किसी भी कैरी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी हासिल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने देखा 4 और 5 जोड़ देगा, है ना, 3 और 2 जोड़ देगा। लेकिन जब भी जहाँ हासिल की बात आएगी, जब दो अंकों की संख्याओं की जोड़ की बात होगी, तब उसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, और वो हेल्प अस्थायी होनी चाहिए, टेम्परेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसे इतनी हेल्प दे दें कि वो खुद कुछ ना कर पाए। तो बालक अपने आप कर रहा था बिना हासिल वाले सवालों को, अब हासिल वाले सवालों को करना है, तो उनके बीच का अंतर क्या होगा? ZPD। अब ये अंतर कैसे खत्म होगा? कि उसे थोड़ी सहायता मिल जाए। सहायता मिल जाए कैसी? अस्थाई, उस समय के लिए। तो वो उन चीज़ों को कर सकता है जो पहले नहीं कर पा रहा था। तो पहले जो कर पा रहा था और जो नहीं कर पा रहा था, उसके बीच का क्षेत्र क्या था? ZPD। और जब उसको सहायता मिली, अस्थायी रूप से सहायता मिली, उसको क्या कहेंगे? ढांचा निर्माण, इसे कहेंगे स्कैप फोल्डिंग, ठीक है ना। बालक जो खुद कर सकता है और जो किसी की सहायता से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र क्या हो गया? ZPD। और जो बीच का क्षेत्र है, उसे ख़त्म करने के लिए, कि बालक अब जो खुद नहीं कर सकता था वो भी खुद कर पाए, तो उसके लिए थोड़ी समय के लिए हेल्प देनी होगी। जैसे साइकिल नहीं चला पा रहा था, तो कुछ समय के लिए हम उसके साथ साथ उसकी सीट को पीछे से बढ़ के साथ साथ उसके भागते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है? हम देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि अब हमने हाथ छोड़ दिया तब भी वो चला सकता है, तो क्या हो गया? हमने जो बीच में दिया था वो क्या था? अस्थाई हेल्प थी ना, टेम्परेरी हेल्प थी, और उसे कुछ समय को दिया, फिर हटा लिया। तो अब क्या हो गया?
जेड पीडी को पार करके बालक कहाँ पहुँच गया, उस क्षेत्र में पहुँच गया जो पहले नहीं कर पा रहा था। अब नेक्स्ट लेवल के जेड पीडी की बात होगी जब हम बाइक सिखाएंगे उसको। तो आपने देखा जेड पीडी कि जेड पीडी उस अंतर को स्पष्ट करता है, या जेड पीडी उस अंतर को कहते हैं कि बालक खुद कर सकता है और किसी की सहायता से कर सकता है। उसके बीच का जो अंतर है या उसके बीच का क्षेत्र है उसे जेड पीडी कहते हैं। किसी अन्य की सहायता उसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे ज़्यादा जानता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति सहायता किसकी लेगा भाई, 5 साल का बालक है, 3 साल के बालक की सहायता तो लेगा नहीं। किसकी सहायता लेगा, अपने से बड़े की लेगा। तो जो बड़ा होगा, जो उससे ज़्यादा जानता होगा, उसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO कहते हैं यह उसका हमउम्र साथी भी हो सकता है। कोई बालक है वो साइकिल चलाना नहीं जानता लेकिन उसका साथी जानता है तो वो हेल्प कर सकता है ना। इसी तरह से कोई वयस्क हो सकता है, बड़ा दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बड़ा भाई, कोई भी हो सकता है। तो जो उससे ज़्यादा जानते हैं उन्हें MKO कहते हैं, चाहे वो वयस्क हों, चाहे वो समवयस्क हों, चाहे हमउम्र साथी हो, चाहे कुछ बड़े लोग हों, ठीक है ना। तो ढांचा देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ फिगर बना हुआ है कि व्हाट आई कैन डू, यानी कि बालक जो खुद कर सकता है। और ऊपर वाला तीसरा देखेंगे, ये बीच वाला तीसरा, व्हाट आई कैन नॉट डू। अब उसके बीच का क्षेत्र जो है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बालक जो खुद कर सकता था और जो खुद नहीं कर सकता, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, ZPD कहलाएगा। यानी कि वह अंतर किसके बीच, बालक जो खुद कर सकता है और जो किसी की सहायता से कर सकता है। तो ये ZPD हुआ। अब ZPD को यहाँ से ख़त्म करने के लिए ये जो है व्हाट आई कैन नॉट डू, इसको भी इसमें लाना है। अभी ये खुद नहीं कर पा रहा लेकिन कुछ समय बाद हम हेल्प देंगे तो ZPD खत्म हो जाएगा, ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा कि अब ये मैं खुद कर सकता हूँ। तो जो अस्थाई हेल्प है, उसे कहते हैं ढांचा निर्माण, इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग, हिंदी में कहते हैं पाड़ या मचान। पाड़ आप जानते होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि घर में आपके मिस्त्री इत्यादि काम करने आते हैं, प्लास्टर इत्यादि करते हैं, दीवार का निर्माण करते हैं, तो देखा होगा बल्लियां गाड़ लेते हैं, बल्लियां गाड़ के वहाँ पे चाली रख के चढ़ जाती है ऊपर दीवार पे, उसे पाड़ कहते हैं, ठीक है ना। या मचान आपने देखा होगा, मक्का इत्यादि के खेत में आपने देखा होगा कि अब पूरा खेत है, अब खेत में रखवाली करनी है, अब खेत कई बीघे में है, तो या तो आप चारों तरफ घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो, किसी कोने पे कोई जानवर तो नहीं है। या फिर सबसे बढ़िया तरीका है कि आपने खेत के बीचों बीच में क्या किया है कि कई सारी बल्लियां गाड़ी और बल्लियों के ऊपर आपने क्या किया, एक झोपड़ी टाइप की बना ली, उससे आप पूरे खेत पर नजर रखते हैं, उसे मचान कहते हैं। तो वो भी तो एक तरह की हेल्प है ना, पहाड़ या मचान भी तो हेल्प है। तो ढांचा निर्माण या हेल्प, तो क्या कह रहे हैं, टेक्निकल लैंग्वेज क्या है इसकी, अधिगम तथा समस्या समाधान आदि में दिया गया अस्थायी सहयोग। सही है ना, अधिगम, साइकिल सीखना अधिगम है ना। या शब्द आ गए, रैट कैट पैट के बाद रेड वेट पेड़ आ गई, तो ये समस्या समाधान थी ना। तो अधिगम तथा समस्या समाधान आदि में दिया गया अस्थायी सहयोग। कैसा सहयोग है, ध्यान रखिएगा, स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहयोग है, ऐसा नहीं है जिंदगी भर आपको सहयोग देना है, केवल दिशा देने का कार्य करता है ये बालक को। स्कैफोल्डिंग अर्थात जो अस्थायी सहयोग है वह बालक को केवल और केवल दिशा देने का कार्य करता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता। तो क्या कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, पियाजे ने कहा है कि भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु बल्कि अपने कार्यों को दिशा देने के लिए भी किया जाता है। वो मैंने बता ही चुका हूँ कि एक बच्ची टी-शर्ट पहनते समय अपने आप से बात कर रही है, तो क्या कर रही है, अपने काम को दिशा दे रही है, ठीक है ना। अगला क्या कहा है, भाषा को एक सामाजिक औजार के रूप में कहा है, और उन्होंने कहा है कि भाषा चिंतन में बहुत हेल्प करती है, भाषा की सहायता से बालक चिंतन कर पाते हैं और अपने कार्यों को दिशा देते हैं। जबकि पियाजे ने भाषा को इम्पोर्टेंट नहीं माना है, प्राइवेट स्पीच को भी अपरिपक्व और आत्मकेंद्रित माना है, और कहा है पियाजे ने कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके परिपक्वता का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे उसका अपने आसपास की दुनिया के साथ एक्सपोजर बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। जबकि वाइगोट्स्की ने कहा है कि बालक अपने समाज के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपना विकास करता है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और इस पे आधारित सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मैं कराऊंगा आपको कि प्रश्नों को कराऊंगा। अभी चैप्टर वाइज पढ़िए, सीटेट का पेपर जब डिक्लेयर होगा तो लाइव क्लास में हम एक दिन में 3-3, 4-4 चैप्टर लाइव ख़त्म करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। अभी हम केवल पुराने प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, सीटेट यूपीटेट इत्यादि में आए हुए, और जब एग्ज़ाम आएगा तो हम मार्केट में जो बहुत सारे अच्छे प्रैक्टिस पेपर आ जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, है ना, कुछ अच्छी क्वालिटी के प्रैक्टिस पेपर मेरे पास बहुत सारे पब्लिशर लेके आते थे, जिसमें से मेरे ख्याल से एक प्रभात करके बहुत अच्छे आते हैं, उनके थोड़े टफ होते हैं और अच्छे होते हैं वो।
तो उन प्रैक्टिस पेपर को भी सॉल्व करेंगे कि वो प्रश्न जो आ चुके हैं उनको सॉल्व कर लेंगे और जिनके आने की संभावना उनको भी हम सॉल्व करेंगे। वीडियो सही लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि अगर कुछ और बेटर कर सकते हैं तो वो भी किया जाएगा। और निश्चिंत रहिए, पूरी मेहनत की जाएगी। कोई और उद्देश्य नहीं है यहाँ पढ़ाने का कि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं पढ़ा दूँ अभी, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूँगा। नहीं, ये क्लासें लगातार चलेंगी। अभी गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा या मैं एसी लगवा पाया, अभी तो लॉकडाउन में थोड़ा सा मुश्किलें हैं, तो फिर एक दिन में 3-4 वीडियो आपको बड़े आराम से मिला करेंगे। लॉकडाउन के बाद अलीगढ़ में ऑफलाइन क्लासें आपको अवश्य मिलेंगी और बहुत शानदार तरीके से मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की। लगातार पढ़िए और किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर पास भी कर लेंगे तो अगला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूरी तरह से पढ़िए, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए और यही अपना स्टाइल है, ठीक है ना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जीन पे आ जाइए, 3 लेक्चर देखिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा, आनंद आ जाएगा। अगले लेक्चर में बात करेंगे कोहिल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। थैंक यू।